अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक के डिटेल लेक्चर्स और चैप्टर नंबर 10 तक सॉल्व एक्सरसाइजेज, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस और इसके अलावा आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर, इन तमाम जो आप लोगों के जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इन तमाम की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। एक बार आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी, और इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट आप देखें फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और उसके पार्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। कि फिजियोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसमें हम स्टडी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में करते हैं कि उसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और किस तरह से उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने देखना है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे और फिर वो फंक्शंस किस तरह से कर रहे हैं हम वो डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपको नीचे ये दो डेफिनेशन नज़र आ रही हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी हैं। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं करते, जैसे कि प्लांट्स। जबकि हेटरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड को हासिल करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि एनिमल्स है, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि प्लांट किस काबिल होते हैं कि वो खुद को नरिश कर सकते हैं, अपने अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीफ तक। इसके अलावा वो एनवायरनमेंट में अपनी गैसेस किस तरह से एक्सचेंज करते हैं और इसके अलावा वो अपने किस तरह खुद को जो है वो स्टेबल रखते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो मेंटेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी ग़िज़ाइयत को लेते हैं या उनमें ग़िज़ाइयत का क्या सिलसिला है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ग़िज़ा का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर की जाती है या फूड को हासिल किया जाता है या उसको कन्वर्ट किया जाता है बॉडी के सब्सटेंसेस में ग्रोथ और एनर्जी हासिल करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ग़िज़ाइयत है क्या, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिक्वायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि वो अपनी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके और ख़ुद को मेंटेन कर सके। तो वो तमाम ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको पूरा करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है उसको कहते हैं कि वो है न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब ये क्या है। प्लांट्स आपको पता है कि अपनी फूड लेता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसमें वो सनलाइट को यूज़ करता है और बनाता है अपने लिए फूड। लेकिन सिंथेसिस के इस प्रोसेस से पहले कुछ अदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में चाहिए हो, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जो कि प्लांट को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे कि आयरन, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। तो ये है स्टूडेंट मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में। होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप नीचे देखें, स्क्रीन के लास्ट पे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये तमाम जिनके मैंने ऊपर नेम भी लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
जितने भी हैं ये, इनका प्लांट के अंदर क्या रोल है ये आपने एक दफ़ा ज़रूर जो है वो रीड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि कार्बन है तो वो मेजर कंपोनेंट है तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह का। हाइड्रोजन है तो वो भी मेजर कंपोनेंट है तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का। ऑक्सीजन है वो भी मेजर कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल का और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे ही आपने स्टूडेंट ये तमाम को रीड कर लेना है शॉर्ट और MCQ के हवाले से। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें स्क्रीन पे तो ऐसे ही कुछ जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको स्क्रीन के टॉप पे नज़र आ रहे हैं। आयरन, बोरॉन, कॉपर, ये जितने भी हैं। इसके अलावा ये जो है मोलिब्डेनम, तो ये जितने भी हैं मोलिब्डेनम, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, निकल, ये भी प्लांट्स में क्या रोल प्रोवाइड करते हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको भी आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। मोलिब्डेनम है तो फॉर एग्जांपल वो कंपोनेंट है एंजाइम का, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स को अमोनिया में। इस तरह से आयरन है तो वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। अगर कॉपर को देखा जाए तो ये कंपोनेंट है कुछ एंजाइम का। इसी तरह से आपने ये रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इनका क्या रोल है प्लांट के अंदर। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड में। ये एक तो पार्ट भी है क्लोरोफिल का और नाइट्रोजन हेल्प भी करता है प्लांट की कि वो रैपिडली ग्रो करे, उसकी सीड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और उसकी लीफ की क्वालिटी बेहतर हो। तो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल से, और अगर किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, उसकी ग्रोथ, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर उसको प्रॉपरली नई नाइट्रोजन मिलती तो उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रोडक्शन जो है वो मुनासिब मिकदार में नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से लीफ जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरोसिस। इसी तरह से मैग्नीशियम या मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का, एक्टिवेट करता है बहुत सारे प्लांट के एंजाइम को जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करते हैं और हेल्प करता है फ्रूट की फॉर्मेशन में, जर्मिनेट हो सके सीड, इसमें भी हेल्प करता है। तो प्लांट की जड़ें मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करती हैं आयनिक फॉर्म में यानी Mg2+ की फॉर्म में। अब अगर ये भी सफिशेंट अमाउंट में मैग्नीशियम नहीं अवेलेबल होता प्लांट के अंदर तो प्लांट के अंदर जो लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को भी क्लोरोसिस। और अगर ये मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक होती रहे प्लांट को तो उसके लीव जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब मूवमेंट है सब्सटेंस की, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, और ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी भी होती है ग्रोथ के लिए और प्रॉपर सेलुलर फंक्शन के लिए, और जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं उन पे रिस्पॉन्स करने के लिए ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लांट वाटर और मिनरल यानी कि न्यूट्रिएंट्स जिसमें सॉइल वगैरह आते हैं उसे ज़मीन से हासिल कर रहे होते हैं, सॉइल से, मट्टी से। तो ये तमाम मटीरियल को वो किस तरह से अपने जो है प्लांट एरियल पार्ट तक पहुंचाते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। एरियल पार्ट स्टूडेंट हम कहते हैं जो कि अबव द ग्राउंड होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो फूड जो प्रिपेयर्ड होता है लीव्स करते हैं वो उसको दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। लैंड प्लांट सिवाय मोसिस और लिवरवर्ट्स के ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, साल्ट को, फूड को, इसको वो कैरी करते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की मदद से। आपको पता है कि जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने वाटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, और फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्होंने फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर रूट्स का क्या है और वो किस तरह से वाटर और साल्ट को अपटेक करती है। रूट, तो रूट्स आपको पता है एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, साल्ट को एब्जॉर्ब करना, वाटर को और मिनरल्स वगैरह को सॉइल से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का जो है उसके जो है वो फीचर्स हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं रूट्स कि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो आपको ये डायग्राम में रूट्स क्या उन्होंने स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही है आपको, जिसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं। रूट हेयर आपको पता है ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे सी जड़ें होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। एपिडर्मिस बाहर की जगह होती है, ये कॉर्टेक्स है। अगर कॉर्टेक्स को जूम करके फर्दर देखा जाए तो उसमें पेरिसाइकल होती है और जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की एक रिंग बनी होती है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
एंडोडर्मिस होती है, पिथ जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन इधर उन्होंने मेंशन नहीं की। और ये रूट्स का देखें काम है कि वाटर और साल्ट को वो जो है मूव करवाती है थ्रू द सेल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट एपिडर्मिस एंड रूट हेयर। एपिडर्मिस हम बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं रूट्स की एपिडर्मिस, और वो सिंगल जो है सेल्स की लेयर पे लाई करती है। तो बहुत सी ऐसे एपिडर्मिस सेल्स हैं जिनकी एपिडर्मिस बाहर की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, छोटी छोटी, और उनके दरमियान में खाली जगह होती हैं सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में। तो ये एक्सटेंशंस रूट हेयर्स कहलाती हैं, और ये डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट में होती हैं, कांटेक्ट होता है इनका सॉइल वाटर के साथ। तो रूट हेयर्स का लार्जर सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से ये जो है वो सॉल्ट को अपटेक करती हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो डिफरेंस आ जाता है इनके दरमियान में कंसंट्रेशन का सॉल्ट का सॉइल और रूट हेयर के दरमियान में, तो उसकी वजह से वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से रूट हेयर्स तक, और रूट हेयर से फिर वाटर डिजॉल्व होता है, उसमें सॉल्ट वगैरह वो मूव करते हैं जो एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। कॉर्टेक्स की बात की जाए तो कॉर्टेक्स एक ब्रॉड जोन है, आपने देखा भी है ये कॉर्टेक्स एक जो है वो ब्रॉड जोन होता है, ब्रॉड एरिया है जो कि एपिडर्मिस के अंदर की साइड पे देखें ये प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस है तो ये इसके अंदर की साइड पे प्रेजेंट है। तो वाटर मूव करता है एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स की तरफ। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट बाउंड्री होती है कॉर्टेक्स के बाद, और ये रिसीव करती है वाटर को कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट आता है पेरिसाइकल, तो ये नैरो लेयर होती है सेल्स की एंडोडर्मिस के अंदर की साइड पे। वस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इनको वस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ये इनर मोस्ट रीजन रूट की में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है इन्होंने पाइप बनाए होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं स्टेम के साथ साथ दूसरे हिस्सों में भी, और ये वाटर जो है वो मूव करता है फिर पेरिसाइकल के साथ साथ जाइलम तक पहुंचता है जड़ों से, एंड देन ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर को स्टेम की तरफ। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉस ऑफ वाटर किस तरह से होता है प्लांट की सरफेस से, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ये लॉस जो होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा आपको पता है लीव्स के अपर साइड और लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो है वो स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो इनके दरमियान से जो है वो वाटर लॉस होता है, पानी का जो है वो और गैसेस का जो है वो तबादला होता है। तो बहुत सी ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होती हैं उनको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, कुछ लेंटिसेल्स के थ्रू होती हैं तो उसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो लीव्स के अंदर वाटर मूव करता है जब जाइलम से उसकी सेल वॉल से, जो जाइलम की सेल वॉल है उधर से मेसोफिल सेल्स तक, तो उसकी वॉल्स को, ये मेसोफिल सेल्स की वॉल को नमदार कर देता है। तो वाटर वहाँ से इवेपोरेट करता है, बहरात बन के उड़ता है जो लीव के अंदर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, एयर स्पेसिस वहाँ से। तो ये वाटर जब मूव करता है स्टोमेटा की तरफ तो वहाँ से देन ये फर्दर पास आउट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है एयर में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का, किस तरह से ये क्लोज एंड ओपन होते हैं। तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से, जो कि उनके गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर होता है। तो सॉसेज शेप के ये गार्ड सेल जो हैं ये सिर्फ उनकी एपिडर्मिस जो है वो कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट पे, और इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है अंदर की साइड्स पे और थिनर होती है दूसरे रीजन से। जब गार्ड सेल जो है वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, बीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे कि लोबिये में पानी भरा हो या किसी भी बीन वगैरह में, तो जिस तरह वो फूल जाता है ये भी फूल जाता है। और इस कंडीशन में इसकी जो सेल की अंदर वाली साइड्स होती है, इसकी वॉल्स होती हैं, उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब इसका इवेंट क्या होता है डे टाइम में। डे टाइम में ऐसे होता है कि गार्ड सेल जो है उनके अंदर पोटाशियम आयन जो है वो सराउंडिंग सेल से उसके किधर मूव करते हैं, अंदर की साइड पे। पोटाशियम आयन अंदर की साइड पे मूव करते हैं सराउंडिंग से। ये देखें सराउंडिंग से जो है वो पोटाशियम आयन जो है वो अंदर मूव कर गया, जो आपको रेड कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसमें एनर्जी लगती है। सल्यूट कंसंट्रेशन गार्ड सेल की इंक्रीज कर जाती है एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स के मुकाबले में, क्योंकि पोटाशियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर गए हैं, तो बाहर की एपिडर्मिस में पोटाशियम आयन ज़्यादा नहीं रही। तो गार्ड सेल जो है वो बहुत ज़्यादा टर्जिड सख्त हो जाता है, और इसकी इनर साइड जो है उनके वो मूव करती हैं एक दो अंदर की तरफ, यानी कि वाटर अंदर चला गया और वो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब नाइट टाइम में, इवनिंग टाइम में क्या होता है कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल कर जाती है गार्ड सेल से। पोटाशियम आयन जो कि बाहर से
एपिडर्मल सेल से अंदर मूव किए थे वो क्या करते हैं, पोटेशियम आयन दोबारा से एपिडर्मल सेल में वापस आ जाते हैं और वाटर जो गॉड सेल में होता है उसका टारगेट प्रेशर लॉस हो जाता है और उसकी इनर साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ टच होती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो वो है टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी और सरफेस एरिया और स्टोमेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लीफ पे, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने में। ये तमाम फैक्टर जो हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, अगर गर्मी ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, इस वजह से कि हाई टेम्परेचर में वाटर जल्दी बहरात बन के उठता है। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो नमी को हवा से यानी कि पत्तों से की सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगी और वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होगा। ह्यूमिडिटी, नमी में जो है वो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर जो है लोअर उसका ट्रांसपायरेशन होगा, लॉस वाटर का ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में नमी मौजूद है। अगर सरफेस एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा की, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं ट्रांसपायरेशन के अमल में कि जो वो हैं स्टोमेटा हैं वो किधर प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे ग्रेटर होते हैं देन द अपर सरफेस। तो लीव्स की अगर सरफेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट हो गए तो ट्रांसपायरेशन लीव के अंदर ज़्यादा होगी। इसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं देन द ग्रेटर वन, तो इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस। नेक्स्ट आप लोगों का स्टूडेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है जी स्टूडेंट। तो रूट जो है वो पुश करती हैं पहले तो वाटर को कि वो लीव्स तक जाए प्लांट के। लीव जो है वो अप्लाई करते हैं एक पुलिंग फोर्स रूट्स पर जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। वो पुलिंग फोर्स जो लीव क्रिएट करते हैं ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इसके थ्रू अपनी सरफेस से, तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करते हैं वो लीफ। जब मेसोफिल सेल्स लीफ के उनके पास से वाटर लॉस हो जाता है तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है कि वो उनके अंदर आए, तो वो क्या करते हैं उनके जाइलम वेसल्स के थ्रू उनके अंदर आए वाटर। तो इन साइड द जाइलम वेसल वहाँ पे कंटिन्यूस वाटर कॉलम है क्योंकि जाइलम के अंदर पानी है। वो वाटर कॉलम एक्सटेंड करवाता है लीफ से टू स्टेम एंड द रूट्स, यानी कि उसने जो है वो वाटर को कहाँ पहुँचाना है, उसने जड़ से पानी लेना है जाइलम वाले पोर्शन ने, जाइलम सेल्स ने, और उनको पहुँचाना है स्टेम और लीव्स तक। तो कंटिन्यूसली वाटर जो है वो एक कॉलम वाटर कॉलम क्रिएट रहता है 3 रीज़न की वजह से। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल में होती है, दूसरा जाइलम वेसल का डायामीटर बहुत तंग होता है, नैरो होता है, थर्ड वन है कि जो फोर्स वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं वो एडहियर हुई होती है जाइलम वेसल्स की वॉल्स पे। वो फोर्स लगा रहे होते हैं कि उधर से जाइलम की वेसल से जो वाटर है वो अपटेक हो, ऊपर की तरफ आए। तो जब वाटर का एक मॉलिक्यूल मूव करता है जाइलम से, जो जाइलम सेल्स हैं, जाइलम की जो वो एक बनी हुई है कॉलम है जाइलम कॉलम, वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है तो वो मूव करता है लीफ की तरफ। इस तरह से एक टेंशन सी प्रोड्यूस हो जाती है और फिर बाकी भी सारे का सारा पानी जो है वो लीव्स की तरफ से जाइलम के कॉलम से लीव की तरफ मूव करता है, स्टेम की तरफ मूव करता है रूट से, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सारे का सारा पानी कॉलम से जो है वो पुल हो जाता है अपवर्ड, यानी कि पत्तों तक पहुंच जाता है। तो पत्तों तक ये कैसे पहुंचा? ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल एक टेंशन सी क्रिएट करवाते हैं जाइलम के कॉलम के अंदर। होपफुल कि आपको मेरी ये बात जो है वो समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत लेंथी है ये वाला जो है चैप्टर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, समझने वाला भी है। हमने ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर किस तरह से मूव करता है, रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और वाटर किस तरह से प्लांट के अंदर मूव करता है, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं होपफुली कि आपको समझ आ गए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी सेकंड हाफ चैप्टर है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर सॉल्व एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सके। इसके अलावा भी स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे सेकंड हाफ चैप्टर को डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।